Hello and welcome to the science classes. So we are continuing with the series of class 10 science and we have reached the chapter 6 the life processes. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने लास्ट किया था कि कितनी तरह के हम लोग के पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हम लोग के पास कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? ऑटोट्रॉप्स. तो आज हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एंड फोटोसिंथेसिस को अच्छे से स्टडी करेंगे. सो कार्बन एंड एनर्जी. जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत तो होती है. हम लोगों ने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि हम लोगों को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अपनी लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत होती है और कार्बन की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ये कहाँ से पूरी करते हैं? इट इज़ फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वहाँ से ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाती हैं. ये हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है, so it is the process by which the autotrophs take in substance from the outside and convert them in stored forms of energy. तो ये कौन सा प्रोसेस होगा कि ये आउटसाइड से कुछ सब्सटेंसेस ले रहा है, यानी कि बॉडी से बाहर से कुछ सब्सटेंसेस ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है बाद में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है बाद में यूज़ करने के लिए. एंड दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर. तो ग्रीन प्लांट्स हम लोग को पता है एज अ सब्सटेंस आउटसाइड ए सब्सटेंस कौन से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाद में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो इसके बाद वो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो ये सब्सटेंस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको बाद में वो चेंज कर देते हैं. एंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द प्लांट. तो उन्होंने यही बोला कि ये जो कार्बोहाइड्रेट वो बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बाद में वो फिर से यूज़ करते हैं टू प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द प्लांट. ठीक, सो वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ेंगे. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. तो अब जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने उसी वक्त यूज़ कर ली, जो हम लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड थी उस वक्त वहाँ पर यूज़ कर ली, और कुछ जो बच गई है ना, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स को तो यूज़ नहीं किया, उसको हम लोग स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जो कि बाद में इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करेगा. और जब प्लांट को ज़रूरत होगी एनर्जी की, वो वहाँ से सप्लाई ले लेगा एनर्जी की. ठीक है, जैसे आप लोगों के पास 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है ना. एक पेंसिल मान लो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, अब आपको एक की ज़रूरत है तो आपने एक से काम करना शुरू कर दिया और दूसरी को रख लिया ऐसे ही, तो वो मान लो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च आपने रख लिया. और जब वो फर्स्ट वाली यूज़ हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट वाली पेंसिल ख़त्म हो गई, यूज़ कर लिया आपने, देन आप सेकेंड वाली ले लोगे. तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को वो जब उसको ज़रूरत होगी वो उसी के हिसाब से उसको यूज़ करेगा. ओके, सो अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स रख लेते हैं, और जो खाना हम लोग खाते हैं, हम लोगों को भी जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद में जो एनर्जी बच जाती है हम लोगों के फूड से जो प्रोड्यूस हुई है उसको हम लोग ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं अपनी बॉडी में. और बाद में जब हम लोग को एनर्जी वाले किसी वर्क की कोई वर्क करेंगे, एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इस ग्लाइकोजन से हम लोग एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. तो ये उन्होंने दिखाई है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन. ठीक है, फोटोसिंथेसिस उन्होंने बताया था कि ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये 2 सब्सटेंसेस लेते हैं आउटर साइड से. और फोटोसिंथेसिस होती कब है? इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. ठीक, और ये इसके बाद में क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे एज अ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक, हम लोगों ने रिएक्टेंट्स कौन से लिए? 2 आउटसाइड से सब्सटेंसेस कौन से लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट उनको चेंज कर दिया ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर में. ठीक है,
तो ये सब हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। एंड ये होता कैसे है, जो एब्जॉर्प्शन है ना लाइट एनर्जी की, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देन जो लाइट एनर्जी है इसको बाद में केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, और यहाँ पर स्प्लिटिंग कर दी जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, और इसको बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली बाहर से उसको बाद में कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक। सो दीज स्टेप्स, अब वो बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेप एक के बाद एक स्टेप हो, जैसे पहले वाटर आया तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस बड़ी जल्दी जल्दी हो रही हो, नहीं। जैसे कि डेजर्ट्स में जो प्लांट होते हैं वो वाटर तो लेंगे रात को, है ना, द डेजर्ट प्लांट टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रात को ले पाएंगे, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which depend upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो जो एनर्जी उसको चाहिए, देखो रात को उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, दिन में उनको लाइट एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वो दिन में लेंगे, और वो लेंगे क्लोरोफिल की हेल्प से। तो एक उन्होंने सब्सटेंस रात को लिया, एक दिन को लिया, और उसके बाद वो अपनी फोटोसिंथेसिस करेंगे। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक स्टेप कंटिन्यूसली होता चला जाए, ठीक है। So let us see how each of the component of the above reaction are necessary for the photosynthesis. Every component, okay, every component is necessary for the process of photosynthesis। अगर उसमें water नहीं होगा तब भी photosynthesis नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी photosynthesis नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो भी नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों ने ऊपर बात करी ना कि हम लोगों को ये कंपोनेंट्स चाहिए मतलब चाहिए, उनके बिना फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, तो उन्होंने नीचे एक एक्टिविटी दी है मनी प्लांट के साथ, ठीक है, उसके क्लोरोफिल की प्रेजेंस को लेकर के। तो ये एक्टिविटी आप खुद से पढ़ना और आपको तब पता चलेगा कि क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, ओके। और फोटोसिंथेसिस होती है हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। So now let us study how plant obtains carbon dioxide। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं। So we have talked about stomata। तो स्टोमेटा के बारे में तो सबने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 9th में हम लोगों ने देख लिया था। दिस इज दी स्टोमेटा पोर, और ये उसके हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स। और ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर हम लोगों के पास क्या होगी, क्लोरोफिल, ठीक। सो विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द लीफ। तो एक लीफ की सरफेस पर हम लोगों को इस तरह के स्टोमेटल पोर्स देखने को मिलती हैं, ठीक। सो इन स्टोमेटा के थ्रूज एक बहुत बड़ी अमाउंट में गैसेस का आदान प्रदान किया जाता है, ओके। द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर अ पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये जो स्टोमेटल पोर्स है ना, यहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ये नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटास के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से हो रहा हो, स्टेम से भी हो रहा है, लीफ से भी हो रहा है, ओके, और उसकी ब्रांचेस से भी हो रहा है। ये देखो, तो उन्होंने बोला ये बात भी नोट करने वाली है दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो लीव्स, रूट्स और स्टेम्स, इन सब में भी क्या हो रहा है, हम लोगों के पास गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटास। तो जब ये स्टोमेटास खुलते हैं तो वहाँ से एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लूज कर देता है प्लांट अपना, ठीक है।
देन सिंस द लार्ज अमाउंट, जी ये तो कर लिया, द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, तब वो इन स्टोमेटास को बंद कर देगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। तो ये हम लोगों ने बात करी थी ना, गार्ड सेल्स, ये वाले गार्ड सेल्स, ये जो साइड पर लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले येलो कलर के, ये जो गार्ड सेल्स है ना, इनकी ड्यूटी होती है स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। ये किस तरह से, जब इनमें वाटर चला जाता है ना तो गार्ड सेल स्वेल कर जाती है और स्टोमेटा खुल जाता है, और जब इनमें से पानी निकल जाता है, इनमें पानी नहीं होता, ये श्रिंक कर जाएंगे और जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटल पोर है, वो बंद हो जाएगा। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. तो ये तो हम लोगों ने बहुत बेसिक सी बात करी कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, लेकिन सिर्फ इन्हीं से उनकी बॉडी डेवलप नहीं होगी। उनको अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये सब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सॉइल में से लेंगे, ठीक है। जितने भी बाकी के हम लोगों को मटेरियल्स चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से लेते हैं। सो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन तो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट हो गया, बिकॉज ये हम लोगों को प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो ये भी वो कहाँ से लेंगे, सॉइल में से लेंगे नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स, ओके। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कब ले पाएंगे, जब बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके सॉइल में थोड़ी सी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, ओके। तो वो आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को के लिए उसको अडेप्ट कर लेता है, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी बॉडी को, है ना, वो उसकी स्ट्रक्चर को उस तरह सा कर लेता है, उसी तरह से। तो वो अडेप्टेड होते हैं अपने अपने इन्वायरमेंट को, और जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की टाइप और किस तरह का फूड वहाँ पर अवेलेबल है, और हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म उसको किस तरह से ले रहा है वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करेगी इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट पर कैसे, कि उसकी न्यूट्रिशन की टाइप कौन सी है और अवेलेबिलिटी कितनी है फूड की, और अगर ये सब कुछ है, एक्सेसिबल है फूड, तो ऑर्गेनिज्म उसको किस तरह से ले रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, तो डिपेंड करेगा, मोबाइल और स्टेशनरी भी हो सकता है। मोबाइल होंगे जैसे कि डियर, एक लॉइन का वो फूड होगा, और ग्रासेस, एक को के लिए ग्रास उसका फूड होगा, ठीक है। इट वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव ऑपरेटर्स यूज्ड बाय अ को एंड अ लॉइन। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा कि वो किस तरह से अपने फूड को एक्सेस कर पा रही हैं, और न्यूट्रिटिव ऑपरेटर्स भी अलग अलग होंगे। लॉय में अलग तरह का न्यूट्रिटिव ऑपरेटर्स होगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह का सिस्टम होगा, और को में अलग, क्योंकि उनका फूड बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, ठीक है। Sorry. So there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. तो एक रेंज होती है, पूरी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फूड को लेगा और यूज करेगा, ठीक है। Some organisms break down the food material outside the body and absorb it. तो बहुत सारे उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं कि जो बॉडी के बाहर ही उसको तोड़ लेंगे, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ले आएंगे और बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम्स, ये सब इस तरह से अपने फूड को लेते हैं कि बॉडी के बाहर ही उनको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, उनमें ब्रेक डाउन ले आते हैं और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अदर्स टेक द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडीज। तो दूसरे उस तरह के होते हैं जो कि पूरे के पूरे खाने को खा लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में बाद में ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं।
और ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का फूड ले रहे हो, किस तरह का फूड को किस तरह उसको बॉडी के अंदर या बाहर ब्रेक डाउन कर रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक, और उसकी फंक्शनिंग किस तरह से है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये डिपेंड करेगा। सम अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के भी होते हैं जो न्यूट्रिशन प्लांट से ले पाते हैं और एनिमल से, लेकिन उनको किल करे बिना। ये कौन से होते हैं? ये पैरासाइट्स होंगे, ठीक है, जैसे टिक्स, लीस, लीचेस, टेप वॉर्म्स, ये सब क्या होते हैं? ये सारे ना पैरासाइट होते हैं। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी होती है इनकी कि दूसरे एनिमल पर, एक होस्ट एनिमल के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर द डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग किस तरह से फूड ले रहे हैं, किस तरह से उसको पचा रहे हैं, ये हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका अलग अलग तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जो कि डिसाइड करेगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो फूड लिया जाता है डेट इज थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी, वो क्या करेंगे, बट एज द कॉम्प्लेक्स, जैसे अमीबा ले लो आप, ठीक है, अमीबा में थोड़ी सी एक्सटेंडेड आर्म्स आ जाएंगी, वो अपने फूड पार्टिकल को अंदर लेगा, एक फूड वैक्यूल बनाएगा और फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरी तरह से, और जो वेस्ट निकलेगा उसको अपनी बॉडी सरफेस के ऊपर ले आएगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये तो हो गई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात। लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उसी तरह से उनमें एक स्पेसिफिकेशन आती जाएगी फंक्शनिंग की उनके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। हर बॉडी पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा वहाँ पर, लेकिन अमीबा में तो नहीं होगा क्योंकि डेट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ऐसे ही उन्होंने पैरामीशियम का भी दिया है कि वो भी इसी तरह से करेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो हम लोगों के मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है, यानी कि खाना खाने से लेकर के उसको पचाकर अपनी बॉडी में से बाहर निकालने तक, ठीक है, वो सारा प्रोसेस होता है एलिमेंट्री कैनाल में। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।